हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ में कुछ ऐसे प्रश्न जो कि एसएससी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 इरेजर की लागत रुपया 36 है। यहाँ पे सबसे पहले ना लिख लेंगे हम पेंसिल। ये है आपका पेंसिल। यहाँ पे लिख लेंगे हम पेन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लीजिए पेन। और इरेजर कितना है तो यहाँ पे लिख लीजिए इरेजर। और यहाँ पे लिख लीजिए कॉस्ट, सबका मिलाकर के कॉस्ट। ठीक है, पेन कितना, 2 पेंसिल है, 2 ठो पेंसिल खरीदा है, 4 पेन खरीदा है और 8 इरेजर खरीदा है। सबका दाम कितना आ गया तो 36 रुपया तीनों का मिलाकर के हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 इरेजर का 36 रुपया। फिर आगे पढ़ेंगे तो 8 पेन है तो पेनवा 8 है, याद रखिएगा, पहले ही दे दिया है। 10 पेंसिल है तो 10 पेंसिल है। और कितना इरेजर है, 4 गो इरेजर है। तो इसका कुल मिलाकर के कितना पैसा लग गया तो इसका मिल गया आपका, इसका भी 36 ही रुपया लग रहा है। ठीक है, तो इसका भी 36 रुपया लग रहा है। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे ना तो हम इसको सबको जोड़ देंगे। 12 गो पेंसिल, 8 4 12 गो पेन और 8 4 12 गो इरेजर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 72 रुपया। यही ना आएगा। तो एक पेंसिल, एक पेन, एक इरेजर का दाम कितना आएगा तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 छक्के 6 रुपया आएगा। तो पूछ रहा है 3 पेंसिल, 3 इरेजर और 3 पेन, 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 इरेजर का दाम कितना आएगा तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 रुपया। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को मात्र ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यहां पे थोड़ा सा लिख लीजिए, 120 वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितने के बराबर है तो ये कह रहा है कि 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 80 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे लाभ होगा, 120 खरीद के ला रहा है और 80 ठो बेचा तो उसका दाम निकल गया। कितने का लाभ हो गया तो लाभ हो गया उसको 80 20 20 40 का लाभ हो गया। यहाँ पे जो ये क्रय मूल्य के साथ जुड़ा हुआ वस्तु है ना, इसको आप मान लीजिएगा एसपी, और यहाँ पे जो विक्रय मूल्य के साथ वस्तु जुड़ा हुआ है ना, इसको मान लीजिएगा सीपी। बस इतना ही करना है दोस्तों। अब सीपी का मतलब हो गया 80 रुपए में खरीदा है तो बेच रहा है 120 रुपए में, कितने का लाभ हो गया 40 रुपए का लाभ हो गया। सीपी हम किसको माने, 80 को, तो 80 यहाँ पे लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए 100। वस्तु में आप जस्ट अपोजिट मानिएगा, 80 वस्तु का विक्रय मूल्य इसको सीपी मानिएगा 80 को, 120 वस्तु का क्रय मूल्य इसको एसपी मान लीजिएगा। ठीक है ना, वस्तु जब भी कहे आपको जस्ट अपोजिट मानना है, जिसमें क्रय मूल्य जुड़ा हुआ है जिसके साथ उसको विक्रय मूल्य मान लीजिए और जिसमें विक्रय मूल्य जुड़ा हुआ है उसको क्रय मूल्य मान लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 40 दूनी 80 और 2 50 हम 100, 50% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी। यहां पे आपसे पूछा गया है संख्या 2 4 5 6 5 4 3 5 3 1 और 7 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जब भी देना तो हम देखेंगे 1 कितनी बार है तो इसमें 1 बार है। ठीक है, फिर देखेंगे 2 कितनी बार है तो 2 1 बार, फिर आगे चलेंगे कहीं नहीं दिख रहा है तो 1 ही बार है। फिर हम देखेंगे 3 कितनी बार है दोस्तों इसमें, तो 3 जो है कितनी बार है, तो यहाँ पे बस देख रहे हैं कि कितनी बार है, ये इक्वल नहीं है। 3 जो है देखिए ध्यान से 1 और 2 बार दिया हुआ है। 3 के बाद 4 देखिए कितनी बार है, तो 4 अगर में देखेंगे ना तो 4 1 फिर 2 बार है। ठीक है, अब फिर 4 के बाद 5 दिया हुआ है तो 5 कितनी बार इसमें दे रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 की, तो 5 देखिए 1 फिर 2 फिर 3 बार है, इसकी 3 फ्रीक्वेंसी है। फिर आगे देखेंगे 5 के बाद 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कितनी बार इसमें दे रहा है, तो 6 जो है 1 बार दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है तो 6 1 बार दे रहा है। ठीक है, फिर अब देखेंगे 6 के बाद कोई नंबर है तो 7 का नंबर है। 7 कितनी बार दिया हुआ है दोस्तों इसमें, तो 7 केवल 1 बार दिया हुआ है। अब इसको जोड़ लीजिएगा एक बार कि सभी काउंट हुआ है ना, तो 1 2 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 10 11, यहाँ पे भी देखिए 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, यानी कि हमारा सही लिखे हैं।
अब देखेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इस 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, यानी 5 सबसे ज्यादा बार है, 3 बार है, तो 5 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बहुलक। यही 5 जो है यही बहुत बार आ रहा है, बहुलक का मतलब जो बहुत बार आए, तो इसमें बहुत बार कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 बार बार आया है, 3 बार आया, 1 2 3, 3 बार आया, और कोई भी 3 बार नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। इस दिए गए संख्या का बहुलक कौन है, तो 5 है। प्रश्न में कहा गया पी ने 400 में एक वस्तु खरीदी और इसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि 460 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितने की वृद्धि होती। पहले 10% का लाभ हुआ है, 460 में बेचने पर हम देखेंगे कितने का लाभ होगा। 400 रुपए की वस्तु को 460 में बेचेंगे तो 60 रुपए का लाभ हुआ। अब कितने का वस्तु था, तो 400 का वस्तु था। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके हम प्रतिशत निकाल लेंगे, कितने प्रतिशत का यहाँ पे लाभ हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे ये 15 आ जाएगा। यानी अगर मैं 400 की वस्तु को 460 रुपया में बेच रहे हैं तो हमको 15% का लाभ हुआ है। तो 15% का लाभ अब हुआ है। अब पहले बेचे थे तो 10% का लाभ था, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो 5% का अंतर है। यानी 460 रुपया में बेचने पर 5% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कितनी वृद्धि हो गई, तो 5% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी लिखना छोड़ दिए यहाँ पे, सी और डी। यहां पे कहा गया है 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी 11 परिणामों का औसत कितना दे रहा है, 50 दे रहा है। अब इसमें से कह रहा है 6 परिणामों का औसत कितना है, 49 है। यानी कि 6 परिणाम 11 परिणामों का औसत 50 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 550। इस बात को याद रखिएगा। अब कह रहे हैं 6 परिणामों का औसत कितना है, तो 49 है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 9 54 और 6 चौको 24 और 24 5 29, 294 है। फिर अगले 6 परिणाम का औसत कितना है, तो 52 है। तो 52 है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 6 पचे 30 और 31। ठीक है, इन दोनों को ही बस क्या कीजिए, प्लस कर लीजिए। 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 606, यानी 12 परिणाम का कुल योग 606 आ गया। तो 6वां परिणाम है 11 परिणाम का कुल योग 550 और 12 परिणाम का कुल योग 606। एक नंबर ओवरलैपिंग कर रहा है, तो 606 में से 505 को बस माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 606 में से आप चाहें तो बिना लिखे भी माइनस कर सकते हैं, 56 आएगा। तो ये होगा 6, 10 में से 5 गया 6, तो माइनस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 56, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में दिया गया P713 11 से विभाज्य है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान है। हम जानते हैं जब भी ऐसे दे P713 तो हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर को, यानी कि एक नंबर छोड़ करके एक, फिर एक नंबर छोड़ करके आगे रहता है, तो एक एक नंबर इन दोनों नंबर को एक साथ लेना रहता है। P प्लस 1 इसका सम जो है, अगर मैं इस सब संख्या के सम के इक्वल आ जाए या इसको घटाने पे कितना आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या क्या होती है, 11 से डिविजिबल होती है। तो इस तरह से कर लेंगे हम। तो P बराबर देखेंगे तो P बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 7 3 10, एक आगे लेके चले जाइए, तो 10 में से एक को घटा दीजिए, तो P बराबर हमको दोस्तों मिल जाएगा 9। तो वह छोटी प्राकृतिक संख्या जिसका मान P के जगह पे रखने पे क्या हो जाएगा, वो 11 से विभाज्य हो जाएगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में कहा गया है गणना कीजिए 18 प्लस 2 गुणे 3.3 भागा 0.003। इसको अगर में हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 3 6, 6.6 को 18 में जोड़ देंगे अगर में, तो कितना हो जाएगा, 18 6 24.6 हो जाएगा। हमको भाग किसके देना है, तो 0.003 से भाग देना है। हम क्या करेंगे ना, नीचे कितने डिजिट पे पॉइंट दिख रहा है, देखिए एक पॉइंट आगे बढ़ा लीजिए, तो यहाँ से भी एक पॉइंट आगे जाएगा। 2 अंक बच रहा है, तो 2 को 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, 0 बढ़ा दीजिए सीधे सीधे। इसको लिख सकते हैं 24 6 00, और नीचे क्या है आपका 3 है, ऐसे तो लिखेंगे ना। देखिए ऐसा क्यों किया हमने, तो 1 2 3 अंक पे नीचे दशमलव, ऊपर 1 अंक पे, तो 3 में से 1 घटा देंगे आएगा 2, तो ऊपर 2 को 0 बढ़ा दीजिए, बस यही तो करना है। इसको कट कीजिए, तो 3 बटे 24, 3 दूनी 6 00,
ये आपका आंसर है। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखने में टफ लग रहा है बट कैलकुलेशन इसका एकदम सिंपल है। 8200 ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। प्रश्न में दिया गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार की ओर झुकी है। मान लीजिए ये दोस्तों ये दीवार है, ठीक है ना, ऐसे दीवार बना लीजिए, ये दीवार है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी एकदम दीवार है, और ये इसका बेस है, जमीने पे दीवार बना होगा तो इस तरह से बेस है, और ये सीढ़ी इस तरह से आपको झुकाना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे झुका दिया आपने सीढ़ी। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, कितने का एंगल बना रही है, तो 60 का तल से एंगल बना रहे हैं। दीवार से सीढ़ी कितनी दूर है, ये वाला आपसे पूछा जा रहा है कि कितना दूर है। इसको हम बोलते हैं कर्ण। ये क्या है, आपका आधार है। कर्ण और आधार में देखेंगे थीटा दिया हुआ है, तो कर्ण और आधार में संबंध क्या होता है, तो हमको कॉस में कर्ण और आधार का संबंध दिखता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। याद रखिएगा, साइन पहले होता है, उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद टेन होता है। अगर में याद करना है तो लाल बटा या लेयर लाल बटा कक्का से याद कर सकते, के ए से। यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। हाई साइन को डिनोट करता है पहला वाला, दूसरा वाला कॉस को डिनोट करता है, और तीसरा वाला टेन को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण हमने लिखा है। ध्यान से अब यहां समझिएगा, कॉस थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 रखेंगे, तो रख लीजिए, थोड़ा प्रोसेस से कीजिए ताकि समझ में आए, नहीं डायरेक्टली भी आप रख सकते थे। कॉस 60 अंश बराबर आधार कितना है, x है, थीटा के साथ ये लगा हुआ जो भुजा है ना, इसको हम आधार बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको कर्ण बोलेंगे। तो 10 बट्टा सॉरी आधार कितना है, x बट्टा 10 है, यही तो। और कॉस 60 अंश का मान होता कितना है, तो 1/2 होता है, तो 1/2 अगुणे 10 बराबर x। अब इसको कट करेंगे ना तो 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर दोस्तों कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। यहां से यहां तक की दूरी यानी कि सीढ़ी के पाद से दीवार के पाद के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई अगर में गलती हुई है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।